गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी तरफसी एनम 5272 क्लास को लेकर। जैसा आप सभी को पता है अपना जो सेशन चल रहा है सैनी बैच का, ठीक है। सैनी बैच में हम पढ़ के आ रहे हैं सर हेल्थ प्रमोशन। तो हेल्थ प्रमोशन का ये लास्ट भाग है जिसका नाम है मेंटल हेल्थ, ठीक है। तो ये मेंटल हेल्थ इसमें इसका एक पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद एक पार्ट और आएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि देखिए टेक्स्ट बुक पास प्रो आज के ज्ञान रात्रि महासेल चल रहा है। देखिए 27 से 30 सितंबर तक रहने वाला है। आज अंतिम दिन है, ठीक है। टेक्स्ट बुक पास प्रो जो 1999 का मिल रहा था वहीं पे आपको 395 रुपये का मिल रहा है, ठीक है। अगर हमारा कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं जिसके MA12 तो आपको 12% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देर न करें, जो लोग ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो लेना चाहते हैं तो 395 रुपये में ले सकते हैं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि टेक्स्ट बुक पास प्रो से बहुत ही हेल्पफुल मिलता है आपके एग्ज़ाम को लेकर। जैसे SSC हुआ, बैंक हुआ, रेलवे हुआ, विभिन्न प्रकार की भर्ती परीक्षाओं में आपको बहुत ही मदद मिलता है। टेक्स्ट बुक पास प्रो पे आप टेस्ट बुक पे आप टेस्ट देते हैं तो आपके यहाँ पे जो एक्यूरेसी है ये मेंटेन होती है और एग्ज़ाम ओरिएंट ये सारे टेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित। तो ऑफ़र है, इस ऑफ़र का लाभ उठाएं। या फिर जो लोग SSC बैंक रेलवे की तैयारी करते हैं आपके पहचान उन लोगों को ये बताएं, ठीक है, क्योंकि इससे सस्ता ऑफ़र आपको नहीं मिलने वाला है। इसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जा रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पिन कर दिया जा रहा है। 2 चैप्टर ही इसमें है, ठीक है। इसके बाद 2 चैप्टर और आएंगे। तो उस मतलब कुल मिलाकर मेंटल हेल्थ वाले भाग में आपका 4 चैप्टर है। 4 चैप्टर के ख़त्म होने के बाद आपका ये विषय हेल्थ प्रमोशन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। मेंटल हेल्थ से आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। देखिए स्वास्थ्य का अर्थ ये हम पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं, कंसेप्ट आप हेल्थ में ही पढ़ चुके हैं। स्वास्थ्य का अर्थ केवल रोगों की अनुपस्थिति या शारीरिक कमजोरी का अभाव नहीं है। WHO ने परिभाषा दिया है स्वास्थ्य का कि स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कल्याण की स्थिति है। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह व्यक्ति की भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक स्थिति को संतुलित रखने में मदद करता है। अच्छा, नहीं समझ में आया? बिल्कुल नहीं समझ में आया सर। एग्जाम्पल किस लिए हम बना के रखते हैं, नहीं समझ में आता है तो उदाहरण के तौर पे समझेंगे। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो उसको आप बोलेंगे कि भैया वो स्वस्थ नहीं है, लेकिन हमेशा चिंता या तनाव या गुस्से में है, ठीक है। शारीरिक रूप से फिट है, कोई कहीं फ्रैक्चर नहीं है, किसी प्रकार का फीवर नहीं है, किसी प्रकार का बीमारी नहीं है, TB नहीं है, शारीरिक रूप से एकदम फिजिकली रूप से वह स्वस्थ है, लेकिन हमेशा वो चिंता में रहता है। चिंता में क्यों रहता है? तनाव में रहता है, गुस्से में क्यों रहता है, ठीक है। चिंता, तनाव, गुस्सा में रहता है लेकिन फिजिकल रूप से स्वस्थ है तो वह स्वस्थ नहीं कहलाएगा। ये WHO का परिभाषा है। WHO ने बोला है कि भी शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा इंसान तभी वह स्वस्थ कहलाएगा, ठीक है। ये तो परिभाषा आपको याद ही हो चुका होगा। देखिए हम डिफिनेशन ऑफ फिजियोलॉजी, ठीक है, मनोविज्ञान की परिभाषा देखेंगे। मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है? मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और व्यवहार को समझने में मदद करता है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक क्या क्या करता है सर? यह व्यक्ति के विचार हुआ, भावना हुआ, व्यवहार हुआ, इसको समझने में मदद करता है। एनम के रूप में मरीजों के व्यवहार और उनकी मानसिक स्थिति को समझना महत्वपूर्ण है ताकि उनकी बेहतर देखभाल की जा सके। इसलिए हम मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा रहे हैं और इसलिए आपको भी पढ़ना है मनोविज्ञान के बारे में, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, यदि कोई मरीज अस्पताल में डर या चिंता में है तो मनोविज्ञान की समझ जरूर होनी चाहिए आप लोगों को, तभी भैया नर्स उसकी भावनाओं को समझ सकती हैं और उसे शांत करने में मदद कर सकती हैं। समझ में आया? अच्छा, मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा क्या है तो इसको समझ लीजिए। मानसिक स्वास्थ्य वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी भावनात्मक, मानसिक योग्यताओं का उपयोग कर सकता है, समाज में सामंजस्य बनाए रख सकता है और अपनी दैनिक ज़रूरत को पूरा कर सकता है। यह व्यक्ति को तनाव, चिंता और मानसिक असंतुलन
से बचाने में मदद करता है। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य, इतना समझ में आ गया। अब मनोस्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? मनोस्वास्थ्य की परिभाषा तो ध्यान में रखना है, मनोस्वास्थ्य की परिभाषा यहाँ पे दी गई है कि मानसिक स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं और विचारों को नियंत्रित कर सकता है, समाज में स्वीकार व्यवहार करता है, मानसिक रोगों से मुक्त रहता है, अपने कार्यों को कुशलता से करता है। ठीक है, ये हो गया मनोस्वास्थ्य की परिभाषा। उदाहरण के तौर पे समझेंगे सर, मनोस्वास्थ्य क्या है? उदाहरण के तौर पर एक मानसिक रूप से स्वस्थ नर्स तनावपूर्ण स्थितियों में भी धैर्य रख कर मरीजों की देखभाल करती हैं और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती हैं। सपोज दैट आप एक नर्स हैं, ठीक, अपने समुदाय में काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। अब आपके घर पे आपके हस्बैंड से झगड़ा हो गया है, आपके पड़ोसी से झगड़ा हो गया, आपके रिश्तेदार से झगड़ा हो गया, ठीक है, तो आप मानसिक रूप से मतलब कि तनाव में है, ठीक है, टेंशन है आपको। तब भी उस स्थिति में अगर आपको ये पता रहेगा कि भैया क्या चीज़ होती है, ठीक है, मनोस्वास्थ्य क्या चीज़ होता है, ठीक है, ये पता रहेगा, तो आप क्या करेंगे, उस तनावपूर्ण परिस्थिति में भी धैर्यपूर्वक मरीज की देखभाल करेंगी और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगी। ये नहीं कि आपका घर का गुस्सा मरीज के ऊपर दिखाओ, चिल्लाओ, मरीज को डांटो, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इसलिए मनोस्वास्थ्य के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, मन और शरीर का संबंध कैसे एक दूसरे को ये रिलेट करते हैं, मन और शरीर कैसे एक दूसरे से रिलेशनशिप में बनाए रखते हैं। देखिए, मन और शरीर एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। मानसिक स्थिति शरीर पर और शारीरिक स्थिति पर प्रभाव डालती है। मानसिक स्थिति जो है ये शरीर पर और शारीरिक स्थिति पर प्रभाव डालती है। इसे अंतक्रियावाद कहा जाता है। शरीर की परिभाषा क्या है? शरीर व्यक्ति का भौतिक ढांचा है जिसमें विभिन्न शारीरिक सिस्टम जैसे कि हृदय हुआ, फेफड़ा हुआ, मस्तिष्क हुआ, ये शामिल रहता है। जबकि मन की परिभाषा क्या है? मन व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का केंद्र है। ठीक है, तो मन और शरीर में बहुत ही गहरा संबंध रहता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे समझेंगे हम भैया, यदि किसी व्यक्ति को बुखार है, ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को बुखार है तो वह चिड़चिड़ा और थका हुआ महसूस कर सकता है, जो उसकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। कहने का मतलब इंसान को बुखार है, टेम्परेचर उसकी पूरी शरीर गर्म है, तो अब देखिए शारीरिक रूप से वह बीमार है, बुखार है, फीवर है। अब उस शारीरिक रूप से बीमार होने के कारण उसका मन, ठीक है, उसकी भावना, सब कुछ इफेक्ट प्रभाव डाल रही है, मतलब कि चिड़चिड़ापन आ जा रहा है, थका महसूस कर रहा है, ठीक है, तो मानसिक स्थिति को भी प्रभावित कर रहा है। इसलिए मन और शारीरिक दोनों में बहुत ही आपसी गहरा संबंध रखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक तनाव में रहता है तो उसका रक्तचाप बढ़ सकता है। अब देखिए, तनाव में है, ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है, मतलब कि टेंशन, मन रूप से जो उसका मन है ये उदास है, टेंशन में है या फिर खोया खोया है, तो इसी टेंशन से, तनाव से क्या हो जा रहा है, उसका शरीर भी प्रभावित हो रहा है, शरीर का रक्तचाप भी बढ़ता जा रहा है, तो पाचन तंत्र भी प्रभावित हो रहा है। मतलब कि दोनों में गहरा संबंध है। एक चीज़ खराब होता है तो दूसरा ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा। उसको चोट लगेगी, सपोज दैट मन को चोट लग रहा है तो शरीर को भी चोट लगना तय है, शरीर को चोट लग रहा है तो मन को भी चोट लगना तय है। ठीक है, दोनों में गहरा संबंध है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस प्रकार मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य एक दूसरे के पूरक हैं। एनम के रूप में मरीज की शारीरिक और मानसिक स्थिति दोनों पर ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, तो एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को ये समझना जरूरी है कि भैया इसके शारीरिक रूप से दिक्कत है तो मन भी इसका ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा, मतलब इसको टेंशन, मानसिक रूप से भी इसको समस्या हो सकती है। यदि वो मानसिक रूप से पीड़ित है तो शारीरिक रूप से भी पीड़ित हो सकता है। इसकी समझ होनी चाहिए और इसी को ध्यान में रखते हुए मरीज की देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक आपके भर्ती परीक्षा में कैसे प्रश्न बनेगा ये तो मैं बता ही नहीं रहा हूँ ना, ये भी बताता चलूँ। देखिए, आपके भर्ती परीक्षा में ऐसे प्रश्न बनेगा, निम्नलिखित में से बताइए मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित वाले कारक कौन से हैं, ऐसे करके पूछेगा। निम्नलिखित में से बताइए कौन से हैं जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, या फिर ऐसे पूछेगा, निम्नलिखित में बताइए मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित वाले कारक नहीं हैं। ठीक है, ऐसे करके पूछेगा।
तो आपको ध्यान में रखना है ये सभी कारक हैं, ठीक है। आपको पढ़ना है अच्छे से। मानसिक स्वास्थ्य कई कारकों से प्रभावित होता है। ये कारक व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्तित्व और मानसिक स्थिति को निर्धारित करते हैं। कुछ प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। पहला कि आनुवंशिकी रूप से भैया कैसे, व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर आनुवंशिकता का गहरा प्रभाव पड़ता है। कुछ मानसिक रोग जैसे कि अवसाद हुआ, चिंता हुआ, माता पिता से बच्चों में आ सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर यदि माता पिता को चिंता की समस्या है तो बच्चे भी ऐसी समस्या होने की संभावना बढ़ सकती है, बच्चे में भी ऐसी आ सकता है जेनेटिक रूप से। तो ये पहला हो गया आनुवंशिक रूप से जो कारक होते हैं। दूसरा हो गया घर का वातावरण। घर का वातावरण भी ये एक प्रकार का कारक है, ठीक है, जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। देखिए, प्यार हुआ, स्नेह हुआ, सहयोग वाला घरेलू वातावरण मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। मतलब ये जो प्यार हुआ, स्नेह हुआ, सहयोग हुआ या फिर घरेलू वातावरण जो रहते हैं ये मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। इसके विपरीत तनावपूर्ण या फिर अस्वस्थ पारिवारिक माहौल मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। उदाहरण के तौर पे आप समझेंगे कि एक बच्चा है जिसे घर पे प्यार और ध्यान मिलता है, वह आत्मविश्वास से भरा होता है, जबकि उपेक्षा झेलने वाले बच्चा चिंतित और असुरक्षित महसूस करता है। सपोज दैट कि दो फैमिली है, दो परिवार है, ठीक है। एक का पिता नशेड़ी गजेड़ी है, रोज शाम को चीज़ें करके आता है, ठीक है, अपने नशे में आता है, फिर वो आके चिल्लाता है, तनाव अपने खुद में तनाव है, दूसरों को भी तनाव दे रहा है, तो उसके बच्चे मानसिक रूप से मतलब चिंतित रहेंगे, परेशान रहेंगे। और वहीं पे दूसरे घर का जो पिता है वो अपना ड्यूटी से आ रहा है, जॉब से आ रहा है, तो अच्छे से बच्चों को प्यार कर रहा है, पत्नी को प्यार कर रहा है, उसकी चिंता कर रहा है कि भैया ये लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उनको देख रेख कर रहा है, उनको सम्मान कर रहा है, उनको पास में सुला रहा है, अच्छे से प्यार दे रहा है। तो उनकी जो स्थिति रहेगी और दूसरे वाले जो परिवार की तुलना मैंने किया है, दोनों में बहुत डिफरेंस रहेगा। ये आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो। तीसरा हो गया कि भैया, तो हमने देखा घरेलू कारक हमने देखा। तीसरा अब हम देखेंगे तीसरा हम कारक देखेंगे शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकली हेल्थ के रूप से भी कारक ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। शारीरिक बीमारियां मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के तौर पर लंबे समय तक मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों में अवसाद के लक्षण दिख सकते हैं। चौथा कारक है मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति, ठीक है। भोजन हुआ, आवास हुआ, शिक्षा हुआ, सुरक्षा जैसी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। यदि किसी व्यक्ति को भोजन समय से नहीं मिल रहा है, ठीक है, शिक्षा समय से नहीं मिल रही, सुरक्षा सही से नहीं मिल रही, तब भी उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति को भोजन या फिर आश्रय की कमी है तो तनाव और चिंता का शिकार हो सकता है। ये उदाहरण आपके बुक में भी नहीं मिलेगा। पूरे मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, क्या पूरे हिंदुस्तान की किताब आप बेनम का ढूंढ लो, ऐसे एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। ऐसे एग्जाम्पल केवल मेडिकल अड्डा पे ही मिलेगा, जो आपकी समझ को बढ़ाता है, ठीक है। एक बार पढ़ो, जिंदगी भर के लिए याद रहेगा। ऐसी सिस्टम लेके चल रहे हैं, इसीलिए सैनी बैच लेके आए हैं। ऐसे नाम नहीं रखा गया सैनी बैच। सैनी बैच पढ़ने के बाद ही आपको लगेगा कि भैया हमने जो पढ़ लिया है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया, एग्जाम में हम क्वालिफाई कर जाएंगे। अन्य कारक भी हैं, ठीक है, जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अन्य कारक जैसे कि सामाजिक परिवर्तन हुआ, तकनीक प्रगति हुआ, धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं जो हैं, तनावपूर्ण परिस्थितियां भी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, ठीक। उदाहरण के तौर पे भैया जो हमने बोला कि भैया तकनीक की प्रगति, जैसे कि सोशल मीडिया ही देख लो, दिन भर बच्चे की मोबाइल देखने की लत लग गई है, ठीक है। अब उसको एक दिन के लिए मोबाइल हाथ से ले लो तो खाना पीना छोड़ देगा, चिंता हो जाएगा कि हमारे साथ ये लोग अन्याय कर रहे हैं, हमें मोबाइल देखने नहीं दे रहे हैं, हमें टीवी देखने नहीं दे रहे हैं। या फिर आपको भी, जैसे कि अभी नया इस का लड़का है, ठीक है, उसको लत लगी है लड़की से बात करने का, ठीक है, मोबाइल पे हमेशा लगा है, बात कर रहा है, ठीक है, नया नया गर्लफ्रेंड बनाया है। अब घर वाले को पता चल गया, उसका फ़ोन छीन लेते हैं कि नहीं तुमको नहीं बात करना है, तो उसको क्या लगेगा? उसको यही लगेगा कि घर वाले हमें दबा के रखना चाहते हैं, ये चीज़ें करना चाहते हैं, फिर उसी डर से आके वो फिर गलत कदम उठा लेता है। तो ये भी भैया मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, ठीक है। अब वो डिप्रेशन में धीरे-धीरे चला जाता है। अब जैसे लड़की ने धोखा दे दिया, ठीक है, लड़की धोखा काट के चली गई, ठीक है, तब वो भी डिप्रेशन में चला जाएगा कि मुझे धोखा क्यों दी? मुझ में कमी क्या थी? मुझे छोड़कर दूसरे के पास गई कैसे? उसकी हिम्मत कैसे हुई? ये सारी चीज़ें हैं
जो भैया सोशल मीडिया से भी युवाओं में तनाव और आत्मसम्मान की कमी पैदा हो सकती है। ठीक है, तो ये सभी हमने कारक देखा आपके भर्ती परीक्षा में। इन कारकों में से कोई सा 3 कारक दे देगा, पूछेगा कौन सा कारक नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप वहाँ पे छाड़ पाओगे कि भैया मानसिक स्वास्थ्य को कौन से प्रभावित वाले कारक हैं और कौन से नहीं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं हम। अब मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता क्या है। जो मानसिक रूप से स्वस्थ है, ठीक है, जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है उसकी विशेषता क्या है, कैसे आप पहचानेंगे, उसकी विशेषता क्या है। आपके भर्ती परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न बनेगा। निम्नलिखित में से बताइए मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की कौन सी विशेषता नहीं है, कौन सी व्यवस्था है सिवाय एक के। सिवाय एक कैसे करके पूछेगा, मतलब 3 विशेषताएं रहेंगी, 4 ऑप्शन में से एक विशेषता नहीं है, उसी को छांटना रहता है। तो पहला हो गया आत्म जागरूकता। इसमें क्या है सर, वह अपनी इच्छा और कमजोरियों की ताकत को समझता है। अगर जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है वह उसमें आत्म जागरूकता रहेगा, मतलब वह अपनी इच्छाओं और कमजोरियों और ताकत को अच्छे से समझेगा। उदाहरण के तौर पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक नर्स जो अपनी कमजोरी जैसे कि तनाव में वो जल्दी घबरा जाती है, ठीक है, उसको पहचानेगी कि भैया जैसे उसको टेंशन होगा उसको घबराहट आने लगेगा, तो समझ जाएगी कि भैया अब हमको धैर्य के साथ काम लेना, क्योंकि ये हमारी कमजोरी है। तो पहचान जाएगी और उसे नियंत्रित करने के लिए ध्यान या फिर योग का सहारा ले सकती है। मन को शांत करेगी और कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। ठीक है, दूसरा भावनात्मक संतुलन। वह अपनी भावनाओं जैसे कि क्रोध हुआ, भय हुआ, किसी से प्रेम हुआ, ठीक है, इतना गहरा प्रेम कि भैया उसे प्रेम के लिए कुछ भी कर जाना, तो उसको भी समझ जाएगी, कंट्रोल कर पाएगी, नियंत्रित कर पाएगी। ठीक है, उदाहरण के तौर पर एक मरीज को असहयोगी व्यवहार मतलब वो मदद नहीं कर रहा है, ठीक है, मरीज जो है नर्स की मदद नहीं कर रहा है, उसके जस्ट अपोजिट। अब नर्स बोल रही समय से खाओ तो दवा दे रही है, निकाल के दवा फेंक दे रहा है, तो वो सब अब ये चीज़ नहीं पता रहेगा। ठीक है, यही विशेषता है ना, अब ये चीज़ उसको समझ में पता है कि भैया ये विशेषता है। स्वस्थ व्यक्ति की मानसिक विशेषता यही होती है, अगर मरीज हमसे असहयोगी व्यवहार कर रहा है तो हम शांत रहकर स्थिति को संभालेंगे, ये नहीं कि मरीज के ऊपर चिल्लाने लगेंगे। ठीक है, तो ये एक विशेषता ये हो गई। ठीक है, और दूसरा सामाजिक समायोजन, वह समाज के साथ सामंजस्य बनाकर रखता है। उदाहरण के तौर पर एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने सहकर्मियों और परिवार के साथ अच्छे संबंध रखता है। तो ये सारी विशेषताएं जो मानसिक रूप से स्वस्थ को बताते हैं। ठीक है, आत्मविश्वास हुआ, समस्याओं का समाधान हुआ, तो ये पूरा 9, 10, 11, 10 तक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना एग्जाम्पल सहित। ठीक है, अगला जो हेडिंग आपको दिखाई दे रहा है विभिन्न आयु समूह के विकासात्मक परिवर्तन। ठीक है, जिस तरीके से हमारा एज ठीक होता है, विकास करता है, तो हमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या डिफरेंट रहता है, ये कहने का मतलब जैसे कि हम 2 साल के हैं तब हमारे विकास में, उस आयु में हमारे विकास में क्या परिवर्तन रहता है, अब हम एडल्ट हो गए हैं तब हमारे विकास में क्या परिवर्तन आया, मतलब विभिन्न प्रकार के एज जो हैं उसमें हम डिफरेंट देखने वाले हैं। तब की स्थिति क्या थी, आगे की स्थिति क्या होगी। तो जीवन को 8 आयु अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। प्रत्येक अवस्था में विशिष्ट विकासात्मक कार्य होते हैं। निम्नलिखित हैं ये अवस्थाएं, उनके कार्य हैं, जैसे कि शैशव। पहला हम देखेंगे शैशव काल, आपके भर्ती परीक्षा में डायरेक्ट पूछेगा। बताइए शैशव काल मतलब जन्म से 2 वर्ष के आयु समूह व्यक्तियों में कौन सी विशेषता नहीं होती है, ऐसे करके डायरेक्ट पूछेगा। तो जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु में व्यक्तियों में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसको हम देखेंगे। पहला पॉइंट है कि यह जीवन की पहली अवस्था होती है, ठीक है, जिसमें शिशु पूरी तरह दूसरों पर निर्भर रहता है। पहली विशेषता ये हो गई कि जो शिशु रहता है अपने माता पिता पे, ठीक है, अपने अंकल पे, अपने दादा दादी पे निर्भर रहता है। ठीक है, इस अवस्था का मुख्य विकासात्मक कार्य विश्वास बनाम अविश्वास है। ठीक है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है। शिशु इस अवस्था में देखभाल करने वाले माता पिता से प्यार, सुरक्षा और देखभाल के माध्यम से विश्वास विकसित करता है, उसको विश्वास रहता है। सपोज दैट सामने कुत्ता भी आ गया, बच्चा 1 साल का है तो डरेगा नहीं, उसको पता है कि हमारे साथ में हमारे अंकल खड़े हैं, हमारे साथ में हमारे चचा खड़े हैं, हमारे साथ में हमारे पप्पा खड़े हैं, हमारे साथ में हमारे मम्मी खड़ी हैं, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ये कुत्ता हमारे ऊपर हमला करेगा तो हमें पूर्ण विश्वास है हमारे चचा, हमारे पप्पा, हमारे मम्मा इस कुत्ते को मार गिराएंगे। ठीक है, तो ये विश्वास रहता है। यदि शिशु
अब यहीं पे यदि शिशु को पर्याप्त देखभाल और स्नेह मिलता है तो भविष्य के लिए आशावादी और आत्मविश्वासी बनता है, अन्यथा अविश्वास की भावना विकसित हो सकती है। अब सपोज दैट कि वो कुत्ता भौंकने लगा, काटने लगा, आप बच्चे को छोड़कर भाग जाओ, तो बच्चा क्या करेगा? डरेगा भैया। उसे ये अविश्वास की भावना उसके अंदर पैदा हो जाएगी कि हमारा भविष्य इन लोगों के साथ सेफ नहीं है, ठीक है, आगे चल को हमारे साथ दिक्कतें हो सकती हैं। ये अविश्वास आगे चलकर इतना ज़्यादा विकसित हो जाता है, बच्चे जो बोलते हैं ना बच्चे हमारे लायक नहीं है, तो यही रीज़न रहता है। अब जब बच्चे को प्यार स्नेह देना चाहिए तब नहीं देते हो, और जिस उम्र में नहीं देना चाहिए उस उम्र में आप दे रहे हो। सपोज दैट बचपन में आप स्नेह प्यार ना देकर आप उसको जब वो स्कूलिंग में हो गया, 12th कर लिया, तब आप उसको प्रति प्यार दिखा रहे हो कि मेरा बच्चा, मैं अपने बच्चे से प्यार करता हूँ, अरे बच्चा कहीं मत जाना घूमने, मत जाना, ये मत जाना। तो ये चीज़ें, यही चीज़ें होता है ना कि नालायक क्यों हो जाते हैं बच्चे, यही सबसे बड़ा रीज़न है। बच्चा को भी लगेगा कि भाई क्यों मुझे दबा के रख रहे हो, क्यों मेरी आज़ादी को छीन रहे हो, ठीक है। अब वही शुरू में आप प्यार दिखाए होते तो बच्चों को लगता है कि नहीं, ये मम्मी पापा हैं जो हमारे लिए बचपन से ही, मेरे पैदा होने से ही मेरे प्रति इतने प्यार दिखा रहे हैं, स्नेह दिखा रहे हैं। है ना कि भाई अब माता पिता हैं वो तो डांटेंगे चिल्लाएंगे, तुम्हारे भले के लिए बोलते हैं, तो भले के लिए बोलते हैं, बच्चा समझ रहा है, लेकिन ये भला तो पहले तो सोचना चाहिए। बचपन में जब हम 2 साल के थे, 5 साल के थे, तब तो हमारी केयर तुमको थी ही नहीं, कहीं से धूप में लिटा देते थे, कहीं नंगा से घुमा देते थे, नाक बह रही है, ठीक है, ये चीज़ें हो रहा है, तब तो हमारा देख रेख नहीं किए। अब देख रेख करने वालों, जब हम मेच्योर हो गए, जब हम समझ रहे हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या हमारा गलत है, ठीक है, तो यही चीज़ होता है। तो आगे हम पढ़ेंगे परिणाम इसका क्या मिलता है। देखिए परिणाम क्या मिलता है, आत्मविश्वास, आशावाद और भविष्य में विश्वास करना। उदाहरण के तौर पे हम समझेंगे, यदि एक शिशु को भूख लगने पर समय पर दूध मिल जाता है तो वह माँ की गोद में सुरक्षित महसूस करता है, तो वह विश्वास विकसित करता है। लेकिन अगर उसकी ज़रूरतें अनदेखी की जाती हैं तो वह असुरक्षित और अविश्वासी बन सकता है। तो पहला हमने देखा है भैया क्या, जब बच्चा जन्म से 2 वर्ष है तो उसमें क्या विशेषताएँ होती हैं, ये सारी विशेषताएँ हैं। उसमें मुख्य रूप से यही कि भैया इस समय बच्चा विश्वासी और अविश्वासी, उसके मानसिक रूप से एक विश्वासी ख्याल आता है, एक अविश्वासी का ख्याल आता है, ठीक है। अच्छा, अगर अब बचपन में बच्चे को प्यार करें तो भैया वो विश्वास करेगा कि हमारे माता पिता अच्छे हैं, हमारे लिए बढ़िया काम करेंगे। अच्छा, एएनएम के लिए क्यों ये पढ़ना ज़रूरी है, क्यों महत्व है? तो नर्स को नवजात शिशुओं की देखभाल करते समय उनकी बुनियादी ज़रूरतों जैसे भोजन, गर्मी, स्नेह को समय पर पूरा करना चाहिए ताकि शिशु में विश्वास की भावना विकसित हो सके। इसलिए हम एएनएम को ये पढ़ा रहे हैं और आप लोग इसलिए भी पढ़ रहे हो, ठीक है। दूसरा हो गया विशेषता, बचपन की पहली अवस्था, जब बच्चा 2 से लेकर 3 वर्ष हो रहा है तब इसमें क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं। तब इस अवस्था में बच्चा स्वतंत्रता और आत्मनियंत्रण विकसित करना शुरू कर देता है, ठीक है। आपकी भर्ती परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न बनेगा इसे। बताइए बचपन की पहली अवस्था 2 से लेके 3 वर्ष में क्या विशेषताएँ रहती है बच्चों की? ऐसे करके पूछेगा, 3 ऑप्शन दे देगा, एक डिफरेंट ऑप्शन रहेगा। आप थ्योरी पढ़े रहेंगे तभी तो आप प्रश्न बना पाओगे, ठीक है। तो ये सारी थ्योरी आपको इसीलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आपका एक प्रश्न गलत ना हो। कुछ लोगों का कमेंट आता है कि सर उद्धार हो जाएगा, बिल्कुल उद्धार होगा। जितना मेहनत हम कर रहे हैं उतना मेहनत आपको भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि अब देखिए कुछ लोग पेड फीस भी दे दिए इसलिए मैं 200 रुपये फ़ी लेता हूँ, तब भी नहीं पढ़ते हैं। मैं सुबह वीडियो भेज देता हूँ 10 बजे, मेरा टाइमिंग आप देख रहे हो 10 बजे वीडियो पहुँच जाता है टेलीग्राम पे, लेकिन देखते कहाँ हो यार। देखते हो तो उसमें थंब भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो कि मुझे पता चले कि भाई आपने देखा है, ठीक है। जो मैंने भेजा है वो आप एक्टिव हो, एग्ज़ाम तक आपको ऐसे एक्टिव रहना है। ये नहीं कि बस हाँ ठीक है वीडियो ही तो है देख लेंगे बाद में। नहीं भैया, अगर आप फ्री हो तो क्यों ना 1 घंटे का समय लगेगा, 1 घंटे में सारी वीडियो को देखो और पढ़ो, ठीक है। एक चीज़ मैं सच में बता रहा हूँ, ये किताब में भी नहीं मिलेगा। किताब में अगर आप ढूंढ के मुझे दिखा दो कि सर ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं जो आप पढ़ा रहे हो, तो मैं जो कहिए वो हार जाऊँगा, ठीक है। उदाहरण के तौर पे समझेंगे, यदि एक बच्चा शौच प्रशिक्षण के दौरान गलती करता है और माता पिता उसे धैर्यपूर्वक सिखाते हैं तो वह आत्मविश्वास विकसित करता है कि उसे लगेगा कि भैया इन फ्यूचर हम अगर ऐसे ही गलतियाँ करेंगे तो हमारे पिता अच्छे से प्यार से मुझे गलती के बारे में बताएंगे और सुधार करवाएंगे, ठीक है। उसे बार बार अगर आप डांटेंगे तो क्या होगा, वह शर्मिंदा महसूस कर सकता है। तो हमने देखा 2 से लेकर 3 वर्ष
2 से लेकर 3 वर्ष में क्या बच्चों में विशेषताएं होती हैं। तो ये सारी विशेषताएं हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वह स्वनियंत्रण, आत्मविश्वास और प्रशासन की प्राप्ति करता है 2 से लेकर 3 वर्ष में। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे परिणाम, ठीक है, उदाहरण भी दे दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अच्छा, एएनएम के लिए क्यों महत्व है, 2 से 3 वर्ष के बच्चों की विशेषता क्यों जानना जरूरी है एएनएम के लिए, ताकि नर्स को छोटे बच्चों की देखभाल करते समय उसकी स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करना चाहिए, जैसे कि उन्हें स्वयं खाने या कपड़े पहनने के लिए ये कोशिश कर देना चाहिए, ठीक है। तीसरे पॉइंट में हम देखेंगे बचपन की दूसरी अवस्था 3 से लेकर 6 वर्ष में। बचपन की ये दूसरी अवस्था है, इसमें क्या विशेषता रहती है 3 से लेकर 6 वर्ष में। तो सर इसमें स्वनियंत्रण, व्यक्तिगत पहल और सूत्रपात की योग्यता रहती है, ठीक है। कैसे सर, देखिए इस अवस्था में बच्चा अपनी पहल और रचनात्मक विकसित करता है। मुख्य विकासात्मक कार्य सूत्रपात बनाम अपराध बोध। बच्चा नई चीज़ें सीखने, खेलने और अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने की कोशिश करता है। यदि उसे प्रोत्साहन मिलता है तो वह उद्देश्यपूर्ण और आत्मविश्वासी बनता है। यदि उसकी कोशिशों को नकारा जाता है तो वह अपराध बोध विकसित करता है, ठीक है। जो वो कोशिश कर रहा है, साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा है, आप साइकिल छीन ले रहे हो, तो उसको लगेगा कि साला मैंने कोई गलती कर दिया है क्या, मैंने कोई अपराध कर दिया है क्या, मतलब असहज, मतलब डर सा जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है 3 से लेके आपने प्रैक्टिकल भी आपने देखा होगा, अगर कोई बच्चा गलती से साइकिल से चला रहा है, ठीक है, और साइकिल से गिर गया, आपने उसको डांट कर साइकिल छीन ली कि अब तुमको नहीं मिलेगा, तो कितना डर सा जाता है, कितना असहज फील करता है आप उसके चेहरे को देखा करिए, ठीक है। ये चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे यहाँ एक भतीजा है, 2 साल का है, तो वो ये हरकतें करता है, तो वही चीज़ मैं अच्छे से आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है। उसकी हरकतों पे मुझे हँसी आ रही है, ठीक है, क्योंकि वो भी ऐसे हरकतें ही करता है और उसके साथ हम लोग भी ऐसे कभी-कभी करते हैं, ठीक है। तो वो बिल्कुल एकदम ऐसे ही रिएक्ट करता है जैसे यहाँ पे थियरी में बताया गया है, तो ठीक है। उदाहरण के तौर पे यदि एक बच्चा खेल के दौरान नई चीज़ें बनाता है और माता-पिता उसकी सराहना करते हैं, तारीफ़ करते हैं, तो वह अपनी रचनात्मक पर गर्व महसूस करता है। लेकिन अगर उसकी कोशिशों को बेकार कहा जाता है, तो वह अपराध बोध महसूस करता है। ये 2 से लेकर 3 वर्ष की बच्चों की विशेषता है, ठीक है, याद करके रखना। अच्छा, एएनएम के लिए क्यों महत्व है 2 से 3 वर्ष की बच्चों की विशेषता के बारे में एएनएम को क्यों पता होना चाहिए, ताकि नर्स को बच्चों की रचनात्मक गतिविधियां जैसे ड्राइंग हुआ, कहानी सुनाना हुआ में शामिल करना चाहिए, ताकि उसकी पहल को बढ़ावा मिले। अब देखिए बचपन की तीसरी अवस्था 6 से लेकर 12 वर्ष में, इसकी क्या विशेषता है सर, इस अवस्था में बच्चा स्कूल, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेता है। मुख्य विकासात्मक कार्य मेहनत बनाम हीनता, ठीक है। बच्चा पढ़ाई, खेल और सामाजिक गतिविधियों में मेहनत करके आत्मविश्वास, पहचान विकसित करता है। यदि उसे सफलता और प्रशंसा मिलती है तो वह आत्मविश्वास प्राप्त करता है। यदि उसे असफलता या आलोचना का सामना करना पड़ता है तो वो हीनता की भावना से विकसित हो सकता है, ठीक है। इसका परिणाम क्या निकलता है सर, कि बच्चा संतोष, गर्व और खेल का आनंद लेता है इस आयु के, इस उम्र में, ठीक है। उदाहरण के तौर पे यदि एक बच्चा स्कूल में अच्छे अंक लाता है और शिक्षक उसकी तारीफ करते हैं तो वह मेहनत करने के लिए प्रेरित होता है। लेकिन अगर उसे बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है तो अपने आप को कमतर समझ सकता है। अच्छा, एएनएम को क्यों जानना ज़रूरी है, क्योंकि वह नर्स को स्कूल जाने वाले बच्चों की उनकी छोटी-छोटी उपलब्धियों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जैसे कि समय पर दवा लेना या स्वच्छता बनाए रखना, ठीक है। सारा कुछ मैं एएनएम से ही रिलेट कर रहा हूँ। 5वां देखिए, एडल्ट अवस्था में, किशोरावस्था में 12 से जब 19 वर्ष का हो जाता है बच्चा, तो इसमें क्या विशेषताएं होती हैं। यह अवस्था व्यक्ति की पहचान और आत्म छवि को विकसित करने का समय है, ठीक है। मुख्य विकासात्मक कार्य जैसे कि पहचान बनाम भूमिका भ्रम, ठीक है। किशोर यह समझने की कोशिश करता है कि वह कौन है, जो भविष्य में उसका लक्ष्य क्या है। यदि वह अपनी पहचान स्थापित कर लेता तो वह आत्मविश्वास और भावनात्मक स्थिरता प्राप्त करता है, अन्यथा भूमिका भ्रम हो सकता है। परिणाम क्या निकलता है, विश्वास, भावनात्मक स्थिरता और पहचान की प्राप्ति। ये परिणाम आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इन तीनों लाइनों का एक ही सार यहाँ पे परिणाम में दे दिया गया है, तो आप इसको समझना जरूरी है आपको, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे कि एक किशोर अपने करियर के लिए नर्सिंग चुनता है और उसे सफलता प्राप्त करता है, वह अपनी पहचान को मजबूत करता है। लेकिन अगर वह अपने लक्ष्यों को लेकर उलझन में रहता है तो वह असुरक्षित महसूस करता है, ठीक है। यह हो गया। उसी प्रकार हम 20 से 40 वर्ष में देख लेना, पढ़ लेना अच्छे से। उसी प्रकार
जब 40 से 60 वर्ष के होते हैं उसकी विशेषता क्या है ये पढ़ लेना। ठीक है, पूरा ये चीज़ विशेषता के बारे में है। तो फाइनल निष्कर्ष क्या निकलता है सर, विभिन्न आयु में क्या क्या विशेषताएं रहती हैं। देखिए, विभिन्न आयु समूह के विकासात्मक कार्य व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को दर्शाते हैं। प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इन चुनौतियों को पार करने से वह आत्मविश्वास, संतुष्टि और सामाजिक समायोजन प्राप्त करता है। एएनएम के रूप में विभिन्न आयु वर्ग के मरीजों की देखभाल के लिए उनकी विकासात्मक जरूरतों को समझना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, एक शिशु को स्नेह और सुरक्षा की जरूरत होती है, जबकि एक वृद्ध व्यक्ति को सम्मान और भावनात्मक समर्थन की। यह समझ नर्सिंग पेशों में मरीजों की बेहतर देखभाल और स्वास्थ्य सुधार में मदद करती हैं। ठीक है, इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं और इसलिए आप पढ़ भी रहे हो। ठीक है, ये नहीं कि बस ऐसे। मेन चीज़ आप पढ़ क्या रहे हो भैया। मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, आपको याद होगा, फरवरी मार्च का महीना था, मैंने टीचरों को टारगेट किया था, कई टीचरों को, कि बोला था कि भाई आप लोग बच्चों को पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो कि उनकी लाइफ बर्बाद कर रहे हो। एएनएम का मतलब क्या होता है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता। आप महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की काम नौकरी करने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हैं क्या, आप सीखो। ये नहीं कि एमसीक्यू रटाते चलो, कोई मतलब नहीं है ऐसे पढ़ाई का। ये अपने आप को धोखा दे रहे हो, आप अपने करियर को धोखा दे रहे हो, आप अपने नर्सिंग को धोखा दे रहे हो, नर्सिंग समाज को धोखा दे रहे हो, आप सेवा करने वाले समाज को धोखा दे रहे हो। क्योंकि आप रट के तो नौकरी पा सकते हो लेकिन वो सेवा नहीं दे सकते हो जो सेवा देना चाहिए। इसलिए हम आपको थियरी लेके आए सैन्य बैच, ये आपको अलग पहचान देगा सैन्य बैच। अब हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षा प्रक्रियाएं। ठीक है, प्रतिरक्षा प्रक्रियाएं क्या है सर। प्रतिरक्षा प्रक्रियाएं वे मानसिक रणनीतियां हैं जिनका उपयोग व्यक्ति तनाव, निराशा या फिर भावनात्मक दबाव से बचने के लिए करता है। कहने का मतलब क्या है, प्रतिरक्षा मतलब क्या, प्रतिरक्षा प्रक्रियाएं वे मानसिक रणनीतियां हैं। मतलब आप अपने दिमाग में पहले से अज्यूम कर ले। तो जैसे कि आप पापा के डर से, ठीक है, आप पापा ने घर से भेज दिया कि बच्चे स्कूल तुमको जाना है। ठीक है, आप सोचते हो कि आज स्कूल नहीं जाएंगे। ठीक है, आज स्कूल नहीं जाएंगे, हम जाके खेलने चले जाते हैं। तो और अपने दिमाग में पहले से ही रणनीति सेट कर लेते हो। जब घर पे जाएंगे पापा पूछेंगे स्कूल क्यों नहीं गए थे, तो प्लानिंग पहले से सेट करके रखते हो अपने को बचाने के लिए कि पापा जा रहे थे, बाइक वाले अंकल मेरे पैंट पे कीचड़ उछाल दिए, पेंट गंदा हो गया, इसलिए हम स्कूल नहीं जा पाए। तो पहले से वो मानसिक रणनीति अपने आप को बचाने के लिए सेट कर लेते हो। वही क्या होता है, प्रतिरक्षा प्रक्रिया कहलाती है। मैंने सरल भाषा में बिल्कुल समझा दिया। अब अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो फिर आप में ये दिक्कत है, हमारे में दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो व्यक्ति का तनाव, निराशा या फिर भावनात्मक दबाव से बचने के लिए करता है। वहीं पे व्यक्ति तनाव है, निराश में है या फिर भावनात्मक दबाव है, उसको तो बचने के लिए वो प्रक्रियाएं करता है जिसको हम प्रतिरक्षा प्रक्रिया कहते हैं। यह प्रक्रिया बाल्यकाल के अनुभव और भावनाओं से प्रभावित है। चलिए, प्रभावित होती हैं। कुछ प्रक्रियाएं समान और स्वस्थ होती हैं, लेकिन अत्यधिक उपयोग से ये मानसिक स्वास्थ्य पैदा कर सकते हैं, जिन्हें पैथोलॉजिकल बिहेवियर कहा जाता है। अच्छा, समान प्रतिरक्षा प्रक्रिया क्या है वो जान लीजिए, फिर हम पैथोलॉजिकल बिहेवियर क्या है वो समझेंगे। समान प्रतिरक्षा प्रक्रियाएं, आपके भर्ती परीक्षा में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न बना है, बनेगा भी। तो समान प्रतिरक्षा प्रक्रियाएं, पहला देखिए क्षतिपूर्ति वाला। ठीक है, पहला क्षतिपूर्ति। इसमें क्या है सर, अपनी वास्तविक या फिर काल्पनिक कमियों को पूरा करने के लिए किसी अन्य क्षेत्र में अतिरिक्त प्रयास करना। जैसे कि आपको लग रहा है कि हमसे एएनएम की नौकरी नहीं हो पाएगी। ठीक है, हम एएनएम की नौकरी को छोड़कर हम दूसरे की नौकरी करना के लिए प्रयास करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये क्षतिपूर्ति हो गया। ठीक है, मतलब आपकी वास्तविक या काल्पनिक कमियों को पूरा करने के लिए किसी अन्य क्षेत्र में अतिरिक्त प्रयास। अब यहाँ पे कम मेहनत करना पड़ रहा है, अब दूसरे क्षेत्र में आपको अधिक। जैसे कि अभी आप एसएससी की नौकरी, कुछ लोग क्या करते हैं, इसी में से हैं कुछ लोग, क्या है बोलते हैं कि एएनएम का पता नहीं कब क्या होगा, हम पुलिस की तैयारी कर लेते हैं। भाई पुलिस में आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर, साइंस सब कुछ पढ़ना पड़ रहा है। यहाँ पे केवल विषय ही तो पढ़ना पड़ रहा है। तो ये क्या हो गया, एक क्षतिपूर्ति हो गया। ठीक है, क्षतिपूर्ति का परिभाषा हो गया। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति जो पढ़ाई में कमज़ोर है, खेल में अतिरिक्त मेहनत करके अपनी पहचान बनाता है, वो हो गया। ठीक है, कितना सरल एग्जाम्पल है। तो क्षतिपूर्ति हो गया, समान प्रतिरक्षा प्रक्रिया का प्रकार है। ठीक है, पहला। दूसरा देखिए समझौता, दूसरा हो गया समझौता। ठीक है, समझौता, सपोज दैट कि समझौता क्या है, समस्या को हल करने या लक्ष्य प्राप्त करने के लिए परस्पर आदान प्रदान करना। समझौता कर लेते हो। ठीक है, जैसे कि पापा बोल रहे हैं, ठीक है, पापा बोल रहे हैं बिजनेस कर लो। ठीक है,
और आपकी इच्छा है कि नौकरी करना है, ठीक है। बाद में आपने 1 साल 2 साल ट्राई किया, पापा ने खूब पैसा दिया, फिर आपको लगता है कि यार ठीक है, जो पापा कहते हैं वो बात मान ही लेते हैं उनकी, क्यों हम ज़बरदस्ती लगे हुए हैं, पैसा खर्च हो रहा है, तो आप बिज़नेस कर लेते हो। ये समझौता हो गया अपने करियर को लेकर, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पर एक नर्स, ठीक है, एक नर्स मरीज को दवा लेने के लिए समझौता करती है, जैसे कि दवा लेने के बाद उसका पसंदीदा भोजन देने का वादा करना, ठीक है। समझौता हुआ ना। जैसे कि मरीज दवा नहीं खा रहा है, ठीक है, मरीज दवा नहीं खा रहा है तो आप क्या बोलते हो, अच्छा तुम दवा खा लो, तुमको हम ये चीज़ खिलाएंगे, ठीक है। मरीज को इच्छा हो रही है, उसको नर्स समझती है कि इसकी भैया फेवरेट चीज़ क्या है, तो उसको लेकर हवाला देकर मरीज दवा खिला देती है, तो ये समझौता हो गया, ठीक है। एएनएम के लिए महत्व क्यों है, क्योंकि मरीजों के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाना उनकी देखभाल में मदद करता है, इसलिए एएनएम को ये समझना जरूरी है। तीसरा हो गया समरूपता। समरूपता में क्या है सर, इतने अच्छे से मैंने यहाँ पे परिभाषा, उदाहरण और मैं एएनएम के लिए महत्व तो समझा दिया हूँ यार, अब क्या ही बताएं। यहाँ पे मुझे समझाने की ज़रूरत है ही नहीं, आप खुद पढ़ के समझ सकते हो। देखिए, समरूपता किसी अन्य व्यक्ति की विशेषताओं को अपनाकर अपनी पहचान बनाना। सपोज दैट कि मैं भी चाहता हूँ कि खान सर जैसा मैं भैया अपनी पहचान बनाऊँ। मुझे भी लगता है कि मैं खान सर इतना सरल सहज भाषा में सब कुछ समझा दे देते हैं, तो मैं भी सोचता हूँ कभी कभी मैं भी अपने बहनों को सरल सहज आसान भाषा में समझा के अपनी पहचान बनाऊँ, क्योंकि भैया मेडिकल फील्ड में श्वेत कमल बेस्ट टीचर, ऐसा मेरा भी पहचान बने। मुझे भी लोग जाने कि ये बच्चों के भविष्य के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं भी पहचान बनाना चाहता हूँ, ठीक है। कि इसको क्या बोलेंगे, खान सर के जैसा, इसको क्या बोलेंगे, समरूपता, ठीक है। एक बच्चा, अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल दूसरा दिया है, आपके आपके हिसाब से एग्जांपल दिया है क्योंकि आप एक नर्स हो, ठीक है। एक बच्चा अपने शिक्षक की तरह व्यवहार करने की कोशिश करता है, जैसे उसकी तरह बोलना या पढ़ाना। वही बात हो गया ना, जो मैंने खान सर की तरह, जैसे मैंने बोला कि खान सर की तरह मैं भी बोलना चाहता हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ, शिक्षक की तरह व्यवहार करना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि खान सर की जैसा मेरा भी पहचान बन पाए। अच्छा, एएनएम के लिए महत्व क्यों है, नर्स को मरीज के लिए सकारात्मक रोल मॉडल बनाना चाहिए ताकि वह स्वस्थ व्यवहार अपनाए, ठीक है, ये हो गया। अब चौथे पॉइंट हो गया तर्क संगतता, ठीक है। अस्वीकार व्यवहार या फिर भावनाओं को उचित ठहराने के लिए तर्क संगत स्पष्टीकरण देना। उदाहरण के तौर पर समझेंगे, एक व्यक्ति जो नौकरी में असफल होता है कहता है कि वह नौकरी मेरे लिए उपयुक्त नहीं थी, या फिर ये बोल देता है, जैसे कि भैया तर्क संगत यहाँ पे दे रहे हो ना, आपको नौकरी नहीं मिलती है, ठीक है, असफल हो जाते हो, फेल हो जाते हो, तो आप क्या बोलोगे कि वह नौकरी मेरे लिए उपयुक्त नहीं थी इसलिए मैंने नहीं किया, ठीक है। तो ये तर्कसंगत हो गया। अच्छा, नर्स को क्यों समझना है तर्कसंगत के बारे में, एएनएम के लिए इसलिए महत्व है कि नर्स को मरीज के तर्कसंगत व्यवहार को समझना चाहिए और उनकी वास्तविक भावनाओं को जानने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। ये सारे हैं, आप अच्छे से पढ़ लेना। पूरा कितना है, 9 10 11, अच्छा 10 तक ही है। अब दूसरा हम देखेंगे बी, इसी में जो हमने देखा था पैथोलॉजिकल के बारे में देखेंगे। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो तनाव के समय समान हो सकती है, लेकिन बार बार अत्यधिक उपयोग से मानसिक स्वास्थ्य पैदा हो सकती है। पहला रूपांतरण, पहला इसका है क्या भैया, प्रकार में रूपांतरण। देखिए, मानसिक तनाव की शारीरिक लक्षणों में बदल देना। उदाहरण के तौर पर तनाव के कारण किसी व्यक्ति को सिरदर्द या फिर लकवा जैसी शारीरिक समस्या हो सकती है। एएनएम को क्यों समझना जरूरी है, नर्स को मरीज की शारीरिक लक्षणों के पीछे मानसिक कारणों को समझना चाहिए, ठीक है, इसलिए एएनएम को ये पढ़ना पड़ा है। उसी प्रकार इंकार, विस्थापन हुआ, कल्पना हो गया, अंतर्निर्देशी आप पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि एक एक चीज़ हम आपको पढ़ाएंगे समझाएंगे तो फिर बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये ज़्यादा पॉइंट दिया है, 16 17 18 पॉइंट दिया है, 19 है भैया, 19 है। अब देखिए, मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में हम देखेंगे। मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य लोगों को मानसिक स्वास्थ्य को प्रति जागरूक करना, मानसिक रोगों को रोकना और असमान व्यवहार को पहचानना। यह नर्सिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि नर्स मरीजों को समुदाय को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में शिक्षित करती है। अच्छा, आपके भर्ती परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न बनेगा, निम्नलिखित में से बताइए कौन सा मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य कौन कौन से हैं, ये आपको पता रहेगा तो आप आसानी से बता पाओगे कि कौन सा नहीं है। पहला है कि भैया मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, ये हो गया। लोगों को मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना, ये पहला उद्देश्य हो गया मानसिक स्वास्थ्य का। दूसरा उद्देश्य क्या है, तनाव प्रबंधन के लिए योग और ध्यान अच्छा ये उदाहरण है, ठीक है। दूसरा उद्देश्य क्या है, मानसिक रोगों को रोकना, रोगों के शुरुआती लक्षणों को पहचान कर रोकथाम करना, ये दूसरा मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य हो गया। तीसरा मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा का क्या उद्देश्य है, मानसिक रोगों को बढ़ने से रोकना, समय पर हस्तक्षेप करके स्थिति को गंभीर होने से बचाना,
ये तीसरा उद्देश्य हो गया मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा का। तो ये आप सारे उद्देश्य पढ़ लेना, 4, 5, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 11, 12, ये 13 उद्देश्य हैं, 14 हैं, 15 हैं, ठीक है, ये 15 उद्देश्य हैं मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा का, ठीक है। अच्छे से आप पढ़ लेना को किसी भी प्रकार के आपके भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। पूरा हम निष्कर्ष निकालते हैं प्रतिरक्षा प्रक्रिया के बारे में, ठीक है। प्रतिरक्षा प्रक्रिया व्यक्ति को तनाव और भावनात्मक समस्याओं से निपटने में मदद करती है। आपके भर्ती परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा, प्रतिरक्षा प्रक्रिया व्यक्ति को किस प्रकार की समस्याओं से निपटने में मदद करता है। ऑप्शन देगा तनाव और भावनात्मक समस्या, या फिर और भी ऐसे 4-5 ऑप्शन बना देंगे। तो ध्यान में रखना, तनाव और भावनात्मक समस्याओं से निपटने में मदद करता है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। एएनएम के रूप में नर्स को मरीजों के इन व्यवहारों को समझना और उनकी मानसिक स्थितियों का आकलन करना आवश्यक है। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से नर्स के समुदाय में जागरूकता फैलाकर मानसिक रोगों को रोकने और उपचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उदाहरण के लिए एक नर्स मरीज को तनाव कम करने के लिए रचनात्मक गतिविधियां शामिल कर सकती हैं, या फिर समुदाय को मानसिक रोगों के बारे में शिक्षित कर सकती हैं। यह समझ नर्सिंग पेशों में मरीजों की समग्र देखभाल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। एएनएम के लिए महत्व क्यों है ये देख लेना। अब हम जो पहला हमारा यूनिट है उसका एमसीक्यू बनाएंगे, ठीक है। पहला एमसीक्यू आपके सामने मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित है, आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। 4-5 ऑप्शन हैं, इसमें से उत्तर आपको बताना है छांट कर कौन सा उत्तर होगा। पूछा जा रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। तो व्यक्ति की भावनात्मक और मानसिक कल्याण की स्थिति ही मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा है। ऊपर हम थियरी में पढ़ के आए हुए हैं। यहाँ पे व्याख्या, अगर आप लोग बोलते हो कि सर नोट्स बनाना है तो ये एमसीक्यू का नोट्स बना लेना, ठीक है, अच्छे से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, मन और शरीर का संबंध किस सिद्धांत पर आधारित है। तो किस सिद्धांत पर आधारित है सर? हमने आपको बताया ना, शरीर और मन का सीधा गहरा संबंध है। तो ये किस अंतःक्रियावाद पे आधारित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, आपके पास ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं 5। पूछा जा रहा है क्या सर? पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। कौन सा कारक है जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, ठीक है। इनमें से सभी करते हैं, ठीक है, लेकिन हमको यहाँ से एक उत्तर बनाना है। आनुवंशिकी भी है, घर का वातावरण भी है, शारीरिक स्वास्थ्य भी है, बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति भी है। इनमें से सभी होना चाहिए, ठीक है। इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे शारीरिक स्वास्थ्य लिखा है, इसको आप काट देना। इनमें से कोई नहीं आपका उत्तर होगा। देखिए, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता क्या है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 4 में, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता क्या है। स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता क्या है? तो स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता, वह अपनी समस्याओं को स्वयं हल कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आपके भर्ती परीक्षा में पूछ सकता है। देखिए, प्रश्न नंबर नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है सर? तो मनोविज्ञान की परिभाषा मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं को वैज्ञानिक अध्ययन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्न से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, ठीक है, बताइए कौन सा कारक नहीं है। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऊपर हम थियरी में पढ़ के आए हैं, तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए एमसीक्यू बनाने में। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की नहीं है? अब बताइए, नहीं है, कौन सा नहीं है? इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा सर? हमेशा दूसरों पर निर्भर रहना, ठीक है, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 आपके सामने दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानसिक स्वास्थ्य के लिए गलत है। कौन सा कथन है जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए गलत है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानसिक स्वास्थ्य केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, यही गलत है, बाकी ये सही है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। यहाँ पे इसका करेक्ट उत्तर सी हो जाएगा। ऐसे सारे प्रश्न आप बना लेंगे। हम डायरेक्ट चल रहे हैं यूनिट सेकंड पे, ठीक है, क्योंकि वीडियो अब लंबी हो रही है। 1 घंटे से ज़्यादा, आपको पता ही है हम 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करते हैं। बाकी मैं तरीका बता दे रहा हूँ, आप कैसे पढ़ोगे। दूसरा चैप्टर हमारा क्या है? कुसुमायोजन, ठीक है। कुसुमायोजन के बारे में देखेंगे। कुसुमायोजन की परिभाषा क्या है आप समझ लेना अच्छे से, छोटा चैप्टर है, कोई दिक्कत है नहीं। कुसुमायोजन वह व्यवहार या फिर स्थिति है जिसमें व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या फिर व्यक्तिगत परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में असमर्थ होता है। यह व्यक्ति के समान ढंग से कार्य करने से रोकता है और उसकी मानसिक और भावनात्मक स्थितियों को प्रभावित करता है। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति जो बार बार अपने सहकर्मियों से झगड़ा
झगड़ता है और कार्यस्थल पर समायोजन नहीं कर पाता है, वह कुसमयोजित व्यवहार दिखा रहा है। सपोज दैट कि आप ड्यूटी कर रहे हो, बार-बार आप अपने सीनियर से, अपने जूनियर से लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, तो ये सामंजस्य आप नहीं स्थापित कर पा रहे हो, ठीक है? तो आप क्या कर रहे हो, आप कुसमयोजित व्यवहार कर रहे हो, दिखा रहे हो, ठीक है? ये हो गया। अब देखिए कुसमयोजित के व्यक्ति के लक्षण हैं, कैसे पहचानेंगे? कुसमयोजित व्यक्ति के क्या-क्या लक्षण हैं? आपके भर्ती परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा, निम्नलिखित में से बताइए कौन से कुसमयोजित व्यक्ति के लक्षण हैं या फिर कौन से लक्षण नहीं है, ऐसे करके पूछेगा। तो याद करके रखना, पहला हो गया सामाजिक असमर्थता, ठीक है? सामाजिक असमर्थता में व्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों में समान ढंग से कार्य नहीं कर पाता है। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति जो सामाजिक समारोह में चुप रहता है या फिर दूसरों से बात करने में असहज महसूस करता है। ये हो गया आपका पहला लक्षण, सामाजिक असमर्थता। दूसरा हो गया आंतरिक और बाहरी असंतुलन। उसकी व्यक्तिगत इच्छाएं, आंतरिक आवश्यकताएं और वातावरण की मांगें बाहरी आवश्यकताओं के बीच संतुलन नहीं हो पाता। उदाहरण के तौर पर एक छात्र जो पढ़ाई करना चाहता है लेकिन परिवार का दबाव उसे नौकरी करने के लिए मजबूर करता है। ये हो गया, ठीक है? दूसरा लक्षण हो गया कुसमयोजित व्यक्ति का, जो आंतरिक और बाहरी असंतुलन हो गया, ठीक है? तीसरा हो गया वातावरण के साथ असमायोजन, ठीक है? वातावरण के साथ असमायोजन, व्यक्ति अपनी इच्छाओं और वातावरण की अपेक्षाओं के बीच तालमेल नहीं बिठा पाता। उदाहरण के तौर पर एक मरीज जो अस्पताल के नियम का पालन नहीं करता है और बार-बार स्टाफ से उलझता है, ठीक है? ये हो गया आपका। तो ये आप पढ़ लेना। फिर यहाँ पे लिखा है कुसमयोजन के कारण आपकी भर्ती परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न बनेगा, निम्नलिखित में से बताइए कौन सा कुसमयोजन के कारण नहीं है, कॉजेस नहीं है, ठीक है? तो कुसमयोजन के कई कारण हो सकता है, जिनमें तनाव हुआ, दबाव हुआ प्रमुख है, ठीक है? तनाव बढ़ने से व्यक्ति का समायोजन बिगड़ जाता है। प्रमुख कारण निम्नलिखित है। आपको भी टेंशन है तो आप दूसरों से उलझ जाओगे, कोई अच्छी बात भी बोलेगा तो आपको बुरा लगेगा, आपके भले के लिए ही आपका जो सीनियर है, जूनियर है, ड्यूटी के दौरान बोल रहा है तो आप उससे उलझ जाओगे, क्योंकि आप भैया तनाव में हैं। तो ये आपका व्यवहार क्या हो जाएगा सर, ये कारण है, कुसमयोजन के कारण है, ठीक है? इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आप अच्छे से अगर थियरी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आपको 100% बात बता दे रहा हूँ कि भैया थियरी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अदरवाइज़ आप भटकते रहेंगे इधर से उधर ना, तो आप ना तो एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर पाएँगे, ना अच्छी शिक्षा ले पाएँगे। दूसरा देखिए पारिवारिक कारण है कुसमयोजन का। ये पारिवारिक कारण हो गया, परिवार के सदस्यों की असहमति या फिर अलग-अलग विचारधाराएँ, माता-पिता का अनुचित व्यवहार या फिर अनुशासन की कमी, तलाक, अलगाव या फिर विघटित परिवार, ये भी हो सकता है। देखिए संवेगात्मक कारण भी हो सकता है, इमोशनल कॉजेज़ जिसको बोलते हैं। इमोशनल कॉजेज़ में व्यक्ति अपनी भावनाओं जैसे कि गुस्सा हुआ, डर हुआ, निराशा हुआ पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, ठीक है? तो फिर वो कुसमयोजित का शिकार हो जाता है। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करता है, वह सामाजिक समायोजन में असफल हो सकता है, ठीक है? तो ये सारे कारण हैं जो आप पढ़ लेना अच्छे से। अन्य कारण यहाँ पे एएनएम के लिए महत्व दिखाया गया। अब देखिए, अब कुसमयोजन का समाधान और परामर्श कैसे करेंगे आप, ठीक है? हमने तो पढ़ लिया भैया कुसमयोजन क्या चीज़ होता है। कुसमयोजन मतलब सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहा है, तालमेल समाज में नहीं कर पा रहा है, उसी को हम कुसमयोजन बोलते हैं। सपोज़ दैट कि भैया हम हैं, ठीक है? हमारा विचार कुछ अलग है, समाज का विचार कुछ अलग है। हम चाहते हैं कि हमारी शादी लव मैरिज हो, समाज चाहता है कि भैया अरेंज मैरिज शादी हो तुम्हारी। तो क्या होगा, कुसमयोजित का शिकार हम हो जाएँगे, ठीक है? हम उलझ जाएँगे समाज से, लोगों से लड़ते झगड़ते फिरेंगे। ये हमारा यही क्या कहलाता है, कुसमयोजन कहलाता है। आपको मतलब कि प्रैक्टिकली तौर के रूप में जो मैं समाज में चल रहा है उसके हिसाब से एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, तब भी आप नहीं समझ पाएँगे तो फिर बेकार ही है। कुसमयोजन को कम करने और व्यक्ति, परिवार और समुदाय को समायोजन मदद करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं, ठीक है? अब हम इलाज कर रहे हैं, ठीक है? या फिर परामर्श कर रहे हैं जो कुसमयोजित शिकार हैं, ठीक है? जैसे मैं कुसमयोजित का शिकार हूँ, ठीक है? मैंने बताया ना, हम लव मैरिज करना चाहते हैं, अब समाज हमारा चाहता है कि नहीं तुम अरेंज मैरिज करो, तो हमें क्या परामर्श आप दोगे, ठीक है? क्योंकि आपको पढ़ाया गया है श्वेत कुंज मेडिकल अड्डा यूट्यूब चैनल पे भैया कुसमयोजित के क्या परामर्श हैं। तो आप मुझे परामर्श दे रहे हो कि देखिए ऊपर सबसे पहले कारण का पता लगाओगे, क्यों ये उलझ रहा है, क्यों ये दूसरों से झगड़ा कर रहा है, क्यों ये कुसमयोजित हुआ। तो कारण में पता चलेगा कि भैया ये चाहता है कि इसकी शादी अरेंज मैरिज हो इसीलिए ये सबसे उलझ रहा है। तो
कारण का पता लगाएंगे, कुसंयोजन के मूल कारण जैसे कि पारिवारिक, अब यहाँ पे पारिवारिक कारण है, तनाव है, आर्थिक समस्या है या फिर व्यक्तिगत समस्या है, उस कारण का पता लगाएंगे। तो उदाहरण के तौर पे यहाँ पे भी समझाया गया। फिर दूसरा क्या है, स्वस्थ वातावरण प्रदान करेंगे। आप मुझे स्वस्थ वातावरण प्रदान करेंगे मतलब मुझे उस वातावरण में रखेंगे जहाँ कोई लव मैरिज वाला इंसान ना हो, सब अरेंज मैरिज वाला इंसान दिखे कि भैया हाँ अरेंज मैरिज बढ़िया है, वो वातावरण दिखाया जाएगा, ठीक है, ताकि हम जो कुसंयोजित का शिकार हुए हैं मुझ में सुधार आए। ये परामर्श है, ठीक है, कुसंयोजित व्यक्तियों के लिए जो मैं बता रहा हूँ। पहला, दूसरा सारे हैं, आप अच्छे से पढ़ लेना। क्या हो गया भाई? हाँ ठीक है। अब तीसरा देखिए, सीमित परिवार की शिक्षा, तीसरा हो गया। तीसरा, सीमित परिवार की शिक्षा, लोगों को छोटे और नियोजित परिवार के फायदों के बारे में बताना, शिक्षा का महत्व बताना। पांचवा, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, मातृ स्वास्थ्य और शिशु स्वास्थ्य, ये इसके बारे में देखा। समुदाय में सुविधाएं देना, ये सारी काउंसलिंग, फिर ये चीज़ें हो गया जो आप अच्छे से पढ़ लेना। फिर ये निष्कर्ष हो गया। अब देखिए, कुसंयोजन से संबंधित हम एमसीक्यू भी लगा लेते हैं। पहला एमसीक्यू है कि कुसंयोजन की परिभाषा क्या है। तो पहला प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, व्यक्ति का सामाजिक परिस्थितियों के साथ सामंजस्य न कर पाना। ऊपर हम अच्छे से आपको पढ़ा पाए, हम सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, समाज के लोगों के साथ, ठीक है, उनकी परिस्थितियों के साथ हम सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, कुसंयोजन कहलाता है। यही हमारा कुसंयोजन का परिभाषा हो गया, ठीक। दूसरा एमसीक्यू देखिए, कुसंयोजित व्यक्ति का प्रमुख लक्षण क्या है। अभी हमने लक्षण पढ़ा ना पूरा, तो लक्षण क्या है सर, यही लक्षण हो जाएगा ना कि अपनी इच्छाओं और वातावरण के बीच हम समायोजन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ये हो गया इसका उत्तर। देखिए, तीसरा एमसीक्यू आपके सामने है, कुसंयोजन का एक प्रमुख कारण क्या है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारिवारिक तनाव जैसे तलाक या फिर अलगाव, ये हो गया। अब देखिए चौथा आपके सामने दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कुसंयोजन का कारण नहीं है। तो कौन सा नहीं है, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, कुसंयोजन को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं है। कौन सा उपाय नहीं है, अच्छा प्रश्न है। तो भैया, लोगों को अनुशासनहीनता के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है, ये आपका कहना गलत हो जाएगा। बाकी ये है, स्वस्थ पारिवारिक वातावरण प्रदान करना, ठीक है, समुदाय में शिक्षा और जागरूकता बढ़ाना, मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, ये सभी हैं। लेकिन ये लोगों को अनुशासनहीनता के लिए प्रोत्साहित करना नहीं, कि उसके साथ मारो, वो बात नहीं सुन रहा है तो उसको डांटो, चिल्लाओ उस पर, नहीं भैया, ये नहीं करना होता है। तो ये यहीं पे हम 2 चैप्टर एंड करते हैं, ठीक है, आपका 2 चैप्टर कंप्लीट होता है मेंटल हेल्थ का। देखिए, वो लव मैरिज वाली बात मैंने एग्जांपल के लिए समझाया है, वो समझ ना लेना कि सर लव मैरिज करना चाहते हैं। अरे भैया, हम क्यों चाहेंगे, यहाँ हमारे शरीर पे एक एक फैमिली का अधिकार है भैया, माता पिता का अधिकार है, उन्होंने जन्म दिया है, तो हमारे लिए जो सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे, ठीक है। आप उसको गलत मत समझ लेना, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ कि भैया आप समझ जाओ कि ये चैप्टर है क्या, ठीक है, कुसंयोजन होता क्या है, ठीक है। कुसंयोजन का मतलब कि बस भैया हम लोगों के प्रति सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जा रहे हैं, गुस्सा हो जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम कुसंयोजित का शिकार हुए हैं। मुझे किसी चीज़ को लेकर तनाव है, किसी चीज़ को लेकर टेंशन है, किसी चीज़ को लेकर मैं परेशान हूँ, इसलिए हम लोगों में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें परामर्श दिया जाएगा। हमारे पहले तो बात हमें पता लगाएंगे कि भैया ये कुसंयोजित किस कारण से ये इतना टेंशन में, तनाव में उलझ रहा है। जब कारण का पता लगेगा तो उसी हिसाब से मुझे वो वातावरण दिया जाएगा, मुझे शिक्षा दिया जाएगा, मुझे समझाया जाएगा, मुझे ये किया जाएगा। तो वो सारा चीज़ मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे और बेहतरीन लगा होगा चैप्टर। और एक बार पीडीएफ आप पढ़ लेना, आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।